कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और फिर फाइनली एक फॉर्मूला लिखा देते कि स्ट्रेस बाय स्ट्रेन यानी कि प्रतिबल बाय विकृति इक्वल टू कैपिटल ई। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग पढ़े पृष्ठ तनाव पढ़े। ठीक है, पृष्ठ तनाव मतलब सरफेस टेंशन पढ़े। सरफेस टेंशन में हम लोग उसके बाद उसमें उसका एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट देखे थे कि जैसे कि बारिश की बूंदें हो गई या साबुन का बुलबुला हो गया, ये सब गोल क्यों होता है। ठीक है, पृष्ठ तनाव मतलब जो फ्री सरफेस होता है वो सबसे कम क्षेत्रफल लेना चाहता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग ससंजक और आसंजक बल के बारे में हम लोग देखे थे, मतलब कि तुम्हारा कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस के बारे में हम लोग देखे थे। फिर हम लोग देखे कि अगर तेल के ऊपर पानी गिराए तो पानी सिकुड़ जाता है, लेकिन अगर पानी के ऊपर तेल गिराए तो तेल फैल जाता है। इसका रीजन हम लोग समझे थे कि ससंजक और आसंजक बल से कैसे किसका ज्यादा है उस पर डिपेंड कर रहा है। उसके बाद हम लोग फिर केशिकात्व यानी कि कैपिलरिटी पढ़े हम लोग। ठीक है, उसमें हम लोग पढ़े कि कैपिलरी ट्यूब होता है जिसमें कि दोनों तरफ कम त्रिज्या वाली नली जो होती है, मतलब कम रेडियस वाली नली, पतली सी नली जो होती है, उसको हम लोग कैपिलरी ट्यूब यानी कि केशिकात्व बोलते हैं। ठीक है, उसी पे फिर हम लोग देखे उसका कि कैसे उसमें पानी या द्रव्य, किसी भी द्रव्य में अगर उसको डालें तो द्रव्य या तो उसमें ऊपर चढ़ जाता है अपने लेवल से या उसमें नीचे चला जाता है, डिपेंडिंग ऑन कौन सा द्रव्य है। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग हम उसका कुछ उदाहरण देखें कि कैसे जल जो है वो पेड़ में जो है जड़ से जो है बाकी ब्रांचेस में पहुंचता है, या मोमबत्ती हो गया या लालटेन हो गया, ये सब में नीचे से मोम जो है या लालटेन में नीचे से किरासिन तेल जो है उस कपड़ा में कैसे आता है ताकि कपड़ा नहीं जले। कपड़ा पूरा अगर जलने लगेगा तो वो जो भी होता है जिस चीज का बना रहता है वो चीज अगर जलने लगेगा तो पूरा बत्ती ही जल जाएगा। तो बत्ती नहीं जल के उसमें से कैपिलरी एक्शन से तेल जलता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखे फाउंटेन पेन के बारे में देखे कि फाउंटेन पेन में भी कैपिलरी एक्शन होता है, जो डुबा के इंक में डुबा के जो यूज करते थे। और जो हम लोग रिफिल पेन यूज करते हैं आज के टाइम पे, आजकल जो तुम लोग के हाथ में है, उस पेन में क्या होता है, ग्रेविटेशन या गुरुत्व के कारण होता है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग स्याही सोखता है, कोई कपड़ा डाल के स्याही सोखते हैं, वो सब देख लिए। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग को नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है श्यानता या विस्कोसिटी। ठीक है, श्यानता या विस्कोसिटी। तो इसमें क्या होता है कि लिक्विड द्रव्य जब बहता है तो नीचे का लेयर जो है अपने से ऊपर लेयर पे रोकने का कोशिश करता है। लिक्विड या द्रव्य कभी बह रहा है तो बहुत सारे लेयर में बह रहा है। मान लो एक मोटे से पाइप में लिक्विड या द्रव्य, कोई भी द्रव्य बह रहा है, जरूरी नहीं कि पानी ही, हनी हो, ब्लड हो, जो भी है वो बह रहा है। तो जो बह रहा है उसमें लेयर्स बना होता है, 1 2 3 4 ऐसे करके बहुत सारे लेयर होते हैं। तो नीचे वाला लेयर जो है ऊपर वाले लेयर को खींचता है कि आगे जाने से रोकता है। तो जितना ज्यादा ऊपर वाले लेयर को रोक रहा है, लेयर समझ रहे हैं ना, ये नीचे हो गया, ये ऊपर हो गया, जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे। ये मान लो ये सतह है, इस सतह पे मेरा द्रव्य बह रहा है। ठीक है, इस सतह पे मेरा द्रव्य बह रहा है। तो जो सतह से सबसे सटा हुआ लेयर होगा वो सबसे कम स्पीड का होगा, वो सबसे कम तेज होगा। उससे ऊपर वाला जो लेयर होगा वो उससे ज्यादा तेजी से जा रहा होगा, उससे ऊपर वाला लेयर जो है वो उससे ज्यादा तेजी से जा रहा होगा। मतलब कि हुआ कि नीचे वाला लेयर जो है ऊपर वाले लेयर को रोकना चाह रहा है। तो इसी प्रॉपर्टी को, जिसमें कि एक नीचे वाला लेयर, नीचे मतलब जो भी सटा हुआ लेयर है, जो भी मतलब अगर गोल है, जैसे यहां तो हम एक सतह मान ले रहे, अगर वही चीज पाइप में मान ले, गोल मान ले, तो नीचे का लेयर कौन सा हो जाएगा, एक ये भी हो जाएगा, एक ये भी जो सट रहा है जो लेयर। तो ये लेयर जो है बीच के लेयर को रोकना चाह रहा है। तो वैसे प्रॉपर्टी जिसके कारण कि कोई एक लेयर अपने से ऊपर वाले लेयर को रोक रहा है, उसी को हम लोग श्यानता या विस्कोसिटी बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि अगर हम पानी को यहां पे बढ़ा दें, ये जैसे ये सतह है मेरा, ये एक सतह हो गया, ठीक है, जमीन, इस पे हम पानी बहा दें ऐसे, ठीक है, और हम हनी लेके आए, हनी सब लोग जानते हैं, ठीक है, मध्य जिसको बोलते हैं, उसको बहा दें, तो ज्यादा दूर तक उतना ही ले रहे हैं। मान लो एक बोतल इतना पानी ले लिए और इतना ही हम हनी ले लिए, तो दोनों को बहाए तो कौन ज्यादा दूर तक जाएगा, उतने ही बल से, उतना ही बल ज्यादा नहीं लगाए, उतने ही बल से। मान लो हम ऐसे एक बल लगा रहे हैं, एक ही बल से लगाएंगे तो पानी ज्यादा दूर जा रहा है, लेकिन हनी या मध्य जो है वो ज्यादा दूर
नहीं जा रहा है, तो मतलब उसमें कुछ एक प्रॉपर्टी होगा जो उसको ज्यादा दूर नहीं जाने दे रहा है। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग श्यानता यानी कि श्यानता यानी कि विस्कोसिटी बोलते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, वो प्रॉपर्टी जो कि बहने से रोकता है किसी द्रव्य को, उसको हम लोग श्यानता या विस्कोसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें यह बात समझने वाली बात है, जैसे जैसे मतलब एरो मेरा दूर है, इसका मतलब वो ज्यादा तेजी से जा रहा है, तो जो सतह से सटा हुआ होगा वो सबसे कम तेज होगा, जो सतह से थोड़ा ऊपर होगा वो थोड़ा उससे ज्यादा तेज होगा, और जो सबसे ऊपर होगा वो सबसे ज्यादा तेज होगा। ये अगर ऐसा केस है, अगर ये पाइप वाला केस होता तो उसमें क्या होता, एरो के साइज से मान लो हो तो ऐसे होता, है ना? अगर यही एक पाइप का हम बात करते, तो जैसे जैसे पाइप के पास वाला लेयर होता, पाइप के पास क्या दोनों लेयर है, ये लेयर भी है, ऐसे है पाइप एक, ये एक पाइप है मान लो, ठीक है, ये एक पाइप है, तो जो भी इसके पास वाला लेयर है वो क्या होगा, कम स्पीड में होगा, और जैसे जैसे बीच की तरफ जो जाएंगे सबसे पहले सबसे तेज जो होगा वो बीच वाला लेयर चलेगा, मतलब जो सतह से सबसे दूर होगा वो सबसे तेज होगा। तो यहां पे दो सतह है, इधर भी सतह इधर भी सतह है, तो सबसे तेज जो लंबा एरो है, इसमें हम ये दिखाना चाह रहे हैं जो लंबा एरो है वो ज्यादा तेज है। सबको दिख रहा है ना ये डायग्राम? ऑनलाइन में भी दिख रहा है, हाँ। तो जो लंबा एरो है वो ज्यादा तेज है, तो जितना, लेकिन इसका यह मतलब हुआ कि ये लेयर जो है इस लेयर को रोकना चाह रहा है। समझ में आ रहा है? जो भी सतह के पास है, जैसे कि ये सतह का पास वाला लेयर है, ए लेयर मान लो, बी लेयर, सी लेयर, तो ए लेयर जो है वो बी लेयर को रोक रहा है, बी लेयर जो है सी लेयर को रोक रहा है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर रुकते जाएगा वैसे वैसे ऊपर का स्पीड बढ़ता जाएगा, क्योंकि रुकावट जितना ऊपर जाते जाएंगे उतना कम होते जाएगा। तो ये जो रोकने का प्रॉपर्टी है, इसी को हम लोग विस्कोसिटी बोल रहे हैं। तो हेडिंग डालो, श्यानता यानी कि विस्कोसिटी, ये ये है तालाब्य श या नता, शांता ही बोलते हैं ना, हाँ शांता, नता हम न पे ज्यादा फोकस करें, शांता या विस्कोसिटी। ठीक है, हम विस्कोसिटी पढ़े हुए हैं एक्चुअली, तो इसलिए हिंदी वर्ड में थोड़ा वो हो जाता है। इसमें पहले सबसे पहले ये डायग्राम बना दो, ये वाला डायग्राम बनाना। इसमें ये बात समझ में आ रहा है, जो सबसे पीछे एरो है मतलब वो सबसे धीरे है, और जैसे जैसे एरो आगे की तरफ है वो मतलब सबसे तेज है। ठीक है, ये कैपिटल ए कैपिटल बी सतह का नाम दे। ठीक है, लिख बना लिया डायग्राम। चित्र में प्रदर्शित है, चित्र में प्रदर्शित है कि कोई द्रव एक दृढ़ क्षैतिज तल चित्र में प्रदर्शित है कि कोई द्रव एक दृढ़ क्षैतिज तल ए बी में बह रहा है, कैपिटल ए बी, कैपिटल ए कैपिटल बी ऐसे लिखना, ए बी में बह रहा है।
ठीक है, फुल स्टॉप। द्रव की वह परत, द्रव की वह परत जो तल के संपर्क में है स्थिर रहती है, जो तल के संपर्क में है स्थिर रहती है। ठीक है, फुल स्टॉप। परंतु इस तल के ऊपर की ओर, परंतु इस तल के ऊपर की ओर परतों का, मीन्स लेयर्स का, जो लेयर लेयर हम बोल रहे थे, परत उसी को बोल रहे हैं, परतों का क्या होगा, वेग बढ़ता है। वेरी गुड, वेग बढ़ता जाता है। ठीक है, जहां डायग्राम बनाए थे सबसे नीचे वाले में के नीचे लिखना, ए बी के जस्ट नीचे लिखना शून्य वेग, और जो सबसे ऊपर वाला लेयर है उसके ऊपर लिखना अधिकतम वेग। सबसे नीचे वाले में लिखना शून्य वेग और सबसे ऊपर वाले में लिखना अधिकतम वेग। अब इसका लॉजिक हम समझा रहे हैं तुमको। ये तो हम समझ रहे हैं जैसे जैसे ऊपर जाते जाएगा वैसे वैसे वेग बढ़ता जाएगा, लेकिन जो सबसे जमीन से सटा हुआ है, जैसे अब हम पानी बहाए तो जो जमीन से सटा हुआ है वो पानी रुकेगा भी तो ना, ऐसा थोड़ा है कि पूरा पानी बह जाएगा, कुछ जमीन से सटा भी तो रह जाएगा। जैसे अब हम भिंगाना नहीं चाह रहे, यहां अगर हम बहाते पानी को तो पानी जो बहेगा तो ऐसा थोड़ा है कि ये एरिया पूरा नीचे का आधा एरिया खाली हो जाएगा, जितना दूर पानी जा रहा है उतना ही दूर, जहां से चल रहा है वहां पे भी हल्का पानी का ड्रॉपलेट सटा रहेगा। भले कितना ही चिकना सरफेस हो, अगर बहुत चिकना हुआ तो बहुत कम ड्रॉपलेट होगा, और अगर रुखड़ा सरफेस हुआ तो वहां ज्यादा पानी का ड्रॉपलेट होगा, लेकिन कुछ पानी जो है वहीं सटा रह जाएगा और कुछ पानी उसके ऊपर ऊपर वाला बढ़ता जाएगा। मतलब जो सबसे नीचे वाला लेयर है जो एकदम जमीन से सटा हुआ है वो वहीं रुक गया, वहीं रुक गया, मतलब उसका वेग क्या हो गया, शून्य हो गया। इसीलिए सबसे नीचे वाले लेयर को शून्य वेग बोले, और जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे उसका वेग बढ़ते जाएगा, क्योंकि नीचे वाला चीज जो है वो ऊपर वाले वेग को कम करते जा रहा है। अच्छा एक बात बताओ, ये बह क्यों रहा है, हम क्या लगाए जिसके कारण ये बहने लगा। जैसे ऊपर वाला जो है, नीचे वाला हम बोल रहे हैं कम वेग से बह रहा है, जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे ज्यादा वेग से बह रहा है, क्यों बह रहा है, हमें इसमें विस्कोसिटी के कारण तो रुक रहा है, लेकिन हम क्या लगाए जिसके कारण वो बह रहा है, कुछ हम इस पे दिए जो वो बहने लगा, क्या दिए हम बोल रहे हैं ऐसे फेंके, मतलब हम क्या इसमें क्या लगा रहे हैं, बल दे रहे हैं। वेरी गुड, उस पर हम बल दे रहे हैं तब ना, वो विस्कोसिटी के अगेंस्ट हम एक फोर्स लगा रहे हैं, श्यानता के अगेंस्ट एक बल लगा रहे हैं जिसके कारण वो बह रहा है, मतलब श्यानता लिक्विड को रोक रहा है अपने जगह, तो हम बाह्य बल लगा रहे हैं, मतलब बाहर से एक बल लगा रहे हैं जिसके कारण वो बह रहा है, श्यानता के कारण वो रुक रहा है। लेकिन हम बाहर अगर हम मान लो बल नहीं लगाते, अपने हाथ से नहीं लगाते, मान लो ये टेढ़ा सरफेस है, मान लो ऐसे है, ये चीज है, ठीक है, ऐसे रखा हुआ है, अब इस पे हम कोई यहाँ पे द्रव्य डालेंगे तो वो नीचे ससरेगा, में भी तो बल लग रहा है, उसमें कौन सा बल लग रहा है, किसके कारण, किसके कारण, जैसे हम यहाँ पे इसको ऐसे रखे हुए हैं, बस ऐसे यहाँ रख दिए, यहाँ पे अभी हम पानी उठा के डाल रहे हैं इस पे, तो पानी ससर के नीचे गिर रहा है, वो क्यों गिर रहा है, गुरुत्वाकर्षण के कारण, गुरुत्वाकर्षण का बल लग रहा है उसमें, मतलब कोई बल लगाएंगे तभी श्यानता के अगेंस्ट वो बहेगा। ये बात समझ रहे हो, हाथ से फेंक रहे हैं तो हम हाथ का बल लगा रहे हैं, अगर टेढ़ा करके सरफेस पे ऐसे डाल रहे हैं, अगर किसी टेढ़े सरफेस पे डाल रहे हैं तो इसका मतलब उस पर कौन सा बल लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण का बल लग रहा है। बल तो वहां भी लग रहा है, वहां पे गुरुत्वाकर्षण का बल लग रहा है और यहाँ पे हम खुद से बल लगा रहे हैं, ठीक है। तो यहां हम लोग लिख चुके हैं परंतु इस तल के ऊपर की ओर का यहां लिख चुके हैं ना कि और परतों का वेग बढ़ता जाता है, यहीं तक लिखे सबसे ऊपर की परत का, सबसे ऊपर की परत सर्वाधिक वेग से बहती है, सर्वाधिक वेग से बहती है।
ठीक है, फुल स्टॉप। परत ए कॉमा परत बी के वेग को परत बी के वेग को क्या करती है, कम या बढ़ाती है? कम करती है, कम करने का प्रयत्न करती है। सबको समझ में आ रहा है? एक ही यही आंसर दे रही है, बाकी लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आंसर दिया करो ना, सब लोग दिया करो आंसर। ठीक है, परत ए कॉमा परत बी के वेग को कम करने का प्रयत्न करती है। और इसी तरह मतलब आगे हम लिखवा नहीं रहे, बाकी समझ गए ना, बी जो है वो सी का कम करने पड़ेगा जैसे जैसे ऊपर होता जाएगा, फुल स्टॉप। इसका जस्ट उल्टा क्या होगा, ऊपर वाला जो है वो नीचे वाले का वेग क्या करने का चाहेगा, बढ़ाने का चाहेगा। तो इसमें लिख लो इसी प्रकार प्रत्येक परत अपने से नीचे की परत को आगे ढकेलती है। बात समझ में आ रहा है? ऊपर वाला जो है नीचे वाले को ढकेल रहा है और नीचे वाला जो है ऊपर वाले को रोक रहा है। जस्ट उल्टा हो गया ना, ऊपर से अगर देखेंगे उसी चीज को तो वो ढकेलने का कोशिश कर रहा है, नीचे से देखेंगे तो वो रोकने का कोशिश कर रहा है। ठीक है, फुल स्टॉप। स्पष्ट है कि विभिन्न परतों पर आंतरिक बल कार्य करते हैं, कॉमा जो कि उनकी सापेक्ष गति को नष्ट करने का प्रयत्न करते हैं। गति को नष्ट करने का प्रयत्न करते हैं। फिर से बोल दें, स्पष्ट है कि विभिन्न परतों पर आंतरिक बल कार्य करते हैं जो कि उनकी सापेक्ष गति को नष्ट करने का प्रयत्न करते हैं, फुल स्टॉप। इन बलों को श्यान बल कहते हैं। फुल स्टॉप। द्रवों का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विभिन्न परतों के मध्य सापेक्ष गति का विरोध करता है, कॉमा श्यानता कहलाता है। विरोध करता है, कॉमा श्यानता कहलाता है। एग्जाम्पल में लिख लो, गाढ़े द्रव जैसे ग्लिसरीन, कॉमा शहद
जो हनी बोल रहे थे हम, मध्य, हनी, शहद इत्यादि में क्या होगा, अधिक होगा या कम होगा? अच्छा फिर से, गाढ़े द्रव जैसे ग्लिसरीन, कॉमा, शहद इत्यादि में, पीछे से बताओ तो, श्यानता अधिक होगा या कम होगा? ग्लिसरीन और ये सब में श्यानता क्या होगा, कम होगा कि अधिक होगा? जो बल रोकता है उसको हम लोग श्यानता बोल रहे हैं, तो ग्लिसरीन आसानी से ससर जाता है अगर फेंके तो अधिक बल है तब ना वो ज्यादा रोक रहा है। जैसे हम ग्लिसरीन, ग्लिसरीन तो मान लो नहीं पता है, हनी तो सब लोग देखा है ना, शहद तो सब लोग देखे हैं। शहद को ऐसे अगर फेंकोगे तो वो बहुत ज्यादा लुढ़क जाएगा ज्यादा दूर तक, वो रुक जाएगा। रुक जाएगा मतलब उसमें ज्यादा आंतरिक बल है, मतलब उसमें ज्यादा श्यानता है। कम कैसे, ज्यादा होगा ना। तो समझ में आया अब, पीछे समझ में आ गया ना? ठीक है, अधिक श्यानता होती है। समझ में आया अब? ठीक है, नहीं समझ में आया तो पूछ लिया करो, अगर कुछ समझ में नहीं आए तो तुरंत पूछ लिया करो। ठीक है, ज्यादा होगा तब ना वो रुकेगा। अगर जैसे कम होगा, जैसे पानी में कम होता है, तो पानी को अगर घुड़का देंगे तो बहुत ज्यादा दूर तक, अगर बाह्य बल लगाएंगे, घुड़का देंगे बोले हम उसको, बाह्य बल अगर लगाएंगे, बाहर से बल लगाएंगे तो वो ज्यादा दूर तक जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखवाएं हम, गाढ़े द्रव जैसे ग्लिसरीन, कॉमा, शहद इत्यादि में अधिक श्यानता होती है, अतः गाढ़े द्रव, अतः गाढ़े द्रव पतले द्रवों की अपेक्षा, पतले द्रवों की अपेक्षा शीघ्र ठहर जाते हैं, शीघ्र ठहर जाते हैं। नेक्स्ट हो गया तुम्हारा प्रेशर यानी कि दाब। दाब क्या होता है कि बल जो है कितने क्षेत्रफल पे, पर यूनिट क्षेत्रफल बल जो है, अगर हम बल लगाए इस पे परपेंडिकुलर में हम बल लगाए, जैसे ये कॉपी है इस पे हम ऐसे बल लगा रहे हैं, ये पेन से मान लो बल लगा रहे हैं, तो कितने क्षेत्रफल पे कितना बल लग रहा है उसका जब मेजर करेंगे हम लोग, तो उसी को हम लोग प्रेशर यानी कि दाब बोलते हैं। जैसे मान लो, एक एग्जांपल से समझाते हैं, जैसे मान लो कि ये हाथ है, हम इस पे 1 किलो का हथौड़ा से मार दिए। ठीक है, अब यही चीज जो है हम बड़ा हथौड़ा ले आए, काफी बड़ा हथौड़ा है, और यहां पे 10 हाथ लगा दिए, और उन 10 हाथ पे 1 किलो का हथौड़ा लगाए, तो दूसरे केस में क्या होगा, दर्द कम होगा। हम अकेले, एक हाथ मेरा 1 किलो का हथौड़ा, इतना सा हाथ जो है 1 किलो का हथौड़ा अगर एक स्पीड से डाल दें तो झेला, और यहां पे अगर हथौड़ा उसी 1 किलो को पतला सा कर दें, ठीक है, और 10 हाथों पे लगाएं उतना ही बल, तो वो क्या होगा, बल क्या हो, कम फील होगा, हर एक इंडिविजुअल को कम होगा। मतलब कि कितना एरिया, कितने क्षेत्रफल में बल पड़ रहा है उस पर फर्क पड़ रहा है। तो इसी चीज का नाप जो है तुम्हारा प्रेशर या दाब है, कि बल डिवाइडेड बाय क्षेत्रफल, कितने क्षेत्रफल में हम बल डाल रहे हैं उसी को हम लोग उस जगह का प्रेशर यानी कि उस जगह का दाब बोलते हैं। अगर क्षेत्रफल ज्यादा होगा और अगर क्षेत्रफल कम होगा और बल उतना ही रहा, तो अगर ज्यादा क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा, दाब मेरा कम हो जाएगा, और उतना ही बल अगर कम क्षेत्रफल में डालें तो वो ज्यादा हो जाएगा। एक तुम लोग से एग्जांपल से समझाते हैं, बीपीएससी का सिलेबस मेरा इतना है, ठीक है, मान लो, अब इतना सिलेबस को जो है अभी से 8 महीना एग्जाम के हम 8 महीना में पढ़ें, या कोई होशियार है वो बोले कि नहीं हम इतना एक ही महीना में पढ़ेंगे, तो दाब किस पे ज्यादा फील होगा, 1 महीने वाले पे। मतलब अगर कम क्षेत्र, यहाँ कम समय था, इसी को हम क्षेत्रफल में बोले, कम समय में उतना ही प्रेशर, उतना ही दाब डाल रहे हैं, पढ़ाई का उतना ही दाब डाल रहे हैं, तो कम समय वाले को ज्यादा फील हो रहा है दाब, और ज्यादा समय वाले को कम दाब फील हो रहा है, तो वही बात हम प्रेशर के सेंस में बोल रहे हैं।
हाँ हेलो। हाँ तो अगर कम वही दाब अगर हम कम क्षेत्रफल में लगाएं, वही बल अगर हम कम क्षेत्रफल में लगाएं तो क्या होगा, दाब मेरा ज्यादा होगा। और वही बल अगर हम ज्यादा क्षेत्रफल में लगाएं तो मेरा दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब दाब इज इक्वल टू बल डिवाइडेड बाय क्षेत्रफल। ठीक है, लिख लो बगल। ठीक है, दाब इक्वल टू बल डिवाइडेड बाय क्षेत्रफल, मीन्स प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। इसको फॉर्मूला में लिखोगे E इज इक्वल टू एफ बाई कैपिटल ए, है ना। समझ में आ रहा है सबको, प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, यानी कि दाब इक्वल टू बल डिवाइडेड बाय क्षेत्रफल। अच्छा अब तुम बताओ इसका ये क्या होगा, एसआई मात्रक क्या होगा, पीछे पीछे। हाँ बताओ, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या जिसको हम लोग एक्चुअली पास्कल बोलते हैं। ये भी सही बोली थी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको कि हम लोग पास्कल बोलते हैं। ठीक है, लिख लो एसआई यूनिट पास्कल है। दाब का एसआई मात्रक यानी कि एसआई यूनिट पास्कल है, का मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तो दिख रहा है भाई, फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन है। और एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर इंटू मीटर। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ का यूनिट मीटर, ब्रेड्थ का यूनिट मीटर, तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई की यूनिट मीटर, चौड़ाई का यूनिट मीटर, तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट लिखो, द्रव के अंदर, नेक्स्ट हेडिंग है द्रव के अंदर किसी बिंदु पर दाब। द्रव के अंदर किसी बिंदु पर दाब, ये क्या हो जाता है, इस जगह पे अगर इसका दाब इज इक्वल टू पी मान ले, तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, H इंटू डी इंटू जी। जहां की H हो जाएगा तुम्हारा सतह से कितना दूरी पे है, G मतलब हम लोग को पता है गुरुत्वाकर्षण का वहां का वैल्यू, मतलब गुरुत्व, जैसे अर्थ पे जो है मेरा वो कितना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और D हो गया मेरा डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी यानी तुम्हारा हो गया घनत्व, द्रव का घनत्व। मतलब जैसे कि एक एग्जांपल से समझते हैं हम लोग, तुम पानी के अंदर डुबकी लगाए, ठीक है, जल के अंदर किसी बिंदु पर दाब का मतलब ये बोल रहे हैं कि ये मान लो ये पूरा जल है, ये जल है, यहां पे अंदर के इस पॉइंट पे, जल नहीं हम सिर्फ द्रव की बात कर रहे हैं, तो एक जल भी एक द्रव है, ये मेरा जल है, ठीक है, इसके इस पॉइंट पे, यहां पे इस जगह पे अंदर पे, यहां पे ऊपर का पूरा लेयर का दाब होगा। तो एक तो हाइट तो होगा ही, ठीक है, हाइट कैसे हुआ ये समझ में आया। ये दाब किसके कारण हो रहा है, ग्रेविटी के कारण हो रहा है। इस पे बल क्यों आ रहा है, इस पॉइंट पे जो है इतने पूरे लेयर का क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। फोर्स लग रहा है मतलब वो किसके कारण है, वो फोर्स या वो बल किसके कारण है, वो ग्रेविटी या गुरुत्व के कारण है। दो बात तो यहां से मिल गया, मेरा हाइट मिल गया, जी मिल गया। डेंसिटी क्यों है, अगर ये पानी है, तुम ऐसे इमेजिन करो, अगर हम पानी के अंदर डुबकी लगाएं, ठीक है, और उतना ही डुबकी अगर हम कोई भारी चीज वाला, मान लो कि कोई भारी लिक्विड है, ठीक है, लोहा को गला के हम है उसके अंदर हम डुबकी लगाएं, तो किसमें ज्यादा हमको दाब फील होगा, लोहा वाले में, जिसमें ज्यादा डेंसिटी है, जिसका घनत्व ज्यादा है, उसमें दाब ज्यादा होगा। लॉजिक से भी पता है, क्योंकि दाब बराबर घनत्व बराबर क्या होता है, डेंसिटी बराबर होता है तुम्हारा द्रव्यमान डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम।
तो जिस चीज का डेंसिटी ज्यादा होगा, मतलब ज्यादा मास है उसमें, उतने ही वॉल्यूम में अगर ज्यादा मास है तो उसका ज्यादा द्रव्यमान है, तो उसका भार क्या होगा, उसका भार ज्यादा होगा। उसका भार ज्यादा है मतलब उसका घनत्व ज्यादा है, घनत्व ज्यादा है मतलब उसका प्रेशर यानी कि दाब उस पॉइंट पे ज्यादा होगा। नहीं समझ में आया? फिर से एक बार ये चीज बताते हैं। घनत्व इज इक्वल टू क्या बोले हम, द्रव्यमान डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, अगर वॉल्यूम सेम है, मान लो एक वॉल्यूम सेम मान लें, ठीक है, एक्स वॉल्यूम मान लिए, तो डेंसिटी मेरा किस पे डिपेंड कर रहा है, घनत्व में मेरा द्रव्यमान पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर ज्यादा द्रव्यमान वाला चीज होगा, मतलब ज्यादा मास वाला चीज होगा, तो उसका ज्यादा डेंसिटी ज्यादा होगा। मतलब उल्टा देखो तो ज्यादा घनत्व वाली चीज में उसमें ज्यादा द्रव्यमान है। यहां तक क्लियर है? अगर कोई चीज ज्यादा घनत्व का कोई द्रव है, मतलब उसमें उतना ही वॉल्यूम में ज्यादा द्रव्यमान है। अगर ज्यादा द्रव्यमान है तो उसका फोर्स क्या होगा, उसका बल जो होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब उसका बल ज्यादा होगा मतलब उसका दाब ज्यादा होगा। तो इसीलिए दाब के फॉर्मूला में मेरा डेंसिटी भी आता है। हाइट तो आएगा, ये तो समझ में आ रहा है क्यों आ रहा है। अब हम पानी में इतना दूर पे हैं और ज्यादा दूर पे हैं, तो ज्यादा दूर पे हैं तो उतना ऊपर के लेयर का मेरे ऊपर दाब पड़ेगा ना। तो इसीलिए हाइट तो हमको समझ में आ रहा है कि एच कहां से आ गया। जी हमको समझ में आ रहा है कि भाई जी ही के कारण तो वो दाब पड़ रहा है, वो जो बल है वो ग्रेविटी के कारण ही तो पड़ रहा है। ठीक है, तो वो बल जो है mg के बराबर हो रहा है। और डेंसिटी इसलिए आ रहा है क्योंकि अलग अलग घनत्व का लिक्विड, अलग अलग घनत्व का द्रव्य जो होता है वो अलग अलग मास यानी कि अलग अलग द्रव्यमान का होगा। अगर सेम वॉल्यूम का बात कर रहे हैं तो ज्यादा अगर किसी का द्रव्यमान होगा तो उसमें दाब जो है वो ज्यादा होगा। मतलब कि अगर ज्यादा द्रव्यमान है तो उसका ज्यादा घनत्व है, ज्यादा घनत्व है इसका मतलब उसका दाब जो है वो ज्यादा है। तो इसीलिए प्रेशर का फॉर्मूला किसी भी बिंदु पे, मतलब पानी के अंदर, द्रव के अंदर किसी भी एक पॉइंट पे कितना प्रेशर है इसकी बात कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा H इंटू डी इंटू जी। तो लिख लो P इज इक्वल टू, कैपिटल P इज इक्वल टू H इंटू डी इंटू जी। डी बराबर लिख लेना द्रव का घनत्व, और स्मॉल जी बराबर लिख लेना गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, अच्छा तुम लोग, नेक्स्ट टॉपिक, कितने लोग तुम लोग पानी में कभी डुबकी लगाए हुए हो या स्विमिंग वगैरह किए हुए हो? किए हुए हो? बाकी लोग नहीं किए हो क्या? कभी आज तक पानी में नहीं डुबकी लगाए हो? मतलब स्विमिंग, खुद स्विमिंग करना नहीं आता है, लेकिन डुबकी तो ऐसे ही मतलब पानी वानी में गए होगे ना, तैरे वैरे हो गए। तो पानी में जाने पे क्या लगता है, भार जो है, अगर कोई मतलब बहुत भारी चीज भी है वो पानी के अंदर अगर उठाओगे तो वो क्या लगता है, हल्का लगता है। ठीक है, वो हल्का लग रहा है मतलब कुछ तो कुछ मदद कर रहा है। पानी के अंदर जाने के कारण क्या हो रहा है, किसी भी चीज का जो है भार जो है वो कम जा रहा है, हल्का हो जा रहा है। तो वो जो हल्का क्यों हो जा रहा है, क्योंकि पानी जो है वो एक अपथ्रस्ट फोर्स यानी कि उत्प्लावन बल लगाता है, जिसके कारण, उत्प्लावन बल के कारण ही कोई भी चीज पानी में जब डालते हैं तो वो हल्का हो जाता है। पानी यानी कि किसी भी द्रव्य, अब हम पानी का एग्जांपल दे रहे हैं, किसी भी द्रव में अगर डालोगे तो उसमें एक अपथ्रस्ट फोर्स यानी कि उत्प्लावन बल लगता है, जिसके कारण कि उसका वजन कम हो जाता है। ठीक है, तो लिखो, हेडिंग डालो, उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल, इसमें लिखो, जब कोई ठोस वस्तु, जब कोई ठोस वस्तु द्रव में डुबाई जाती है, जब कोई वस्तु, जब कोई ठोस वस्तु द्रव में डुबाई जाती है, कॉमा, तो उसके भार में, तो उसके भार में
कुछ कमी का अनुभव होता है। कुछ कमी का अनुभव होता है। फुल स्टॉप। हार में यह आभासी कमी, हार में यह आभासी कमी अच्छा एक बात बताओ, ये आभासी कमी है या एक्चुअल में कमी है? आभासी ही है ना। बात समझ रहे हो क्यों आभासी है? भाई पानी में डुबकी लगाएंगे तो एक्चुअल में रियल में मेरा वजन नहीं ना कम हो जा रहा, उस समय लग रहा है कि मेरा वजन कम है। नहीं तो बहुत अच्छा होता, वेट घटाना है, आराम से पानी में डुबकी मारो बस। सारा जिम वालों का तो जिम ही बंद हो जाता, पूरा डाइट चार्ट पूरा एकदम एक इंडस्ट्री चल रहा है इस पे, सबका बंद हो जाता। मस्त घूमते फिरते जाओ, पानी में एक डुबकी लगा के आ जाओ, 2 किलो आज मेरा वजन कम हो गया। ठीक है, पानी में जाके सिर्फ डुबकी लगाने से आभासी कमी होता है। एक्चुअल कम करना है तो उसमें स्विम करना पड़ता है, रोज 1 घंटा स्विम करोगे तो भी कम हो जाएगा, लेकिन उसमें 1 घंटा रोज स्विम करोगे तब। अगर ऐसे खाली डुबकी लगाओगे तो उस समय लगेगा आभासी, बाहर निकलोगे तो वजन उतना ही रहेगा। अब 1 आध महीने बाद नहाने के बाद गए तो थोड़ा वो वजन कम हो गया, वो अलग चीज है। अगर 1 महीने से नहीं नहाए हो तो ठीक है। तो लिखो इसमें, हार में यह आभासी कमी द्रव द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर, द्रव द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर लगाए गए एक बल के कारण होती है। लगाए गए एक बल के कारण होती है। फुल स्टॉप। इस बल को उत्प्लावन बल, इस बल को उत्प्लावन बल या उत्क्षेप यानी कि अपथ्रस्ट या उत्क्षेप, उत्क्षेप यानी कि अपथ्रस्ट कहते हैं। ठीक है, अच्छा ये बल जो लगता है वो कहां लगता है तुम्हारे का? गुरुत्व केंद्र पे लगता है ये बल। ठीक है, तो इस पे लिख लो, उत्क्षेप वस्तु द्वारा, उत्क्षेप वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के उत्क्षेप वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के गुरुत्व केंद्र पर कार्य करता है। ठीक है, ये बात हमको समझ में आ गया कि हम किसी चीज को अगर पानी या किसी द्रव में डुबा रहे हैं, मान लो ये पानी का लेयर है, इसमें हम डुबा रहे हैं तो इसमें इसका भार का कमी हो रहा है। भार की कमी जो हो रही है उसी को हम लोग उत्प्लावन यानी कि अपथ्रस्ट बोल रहे हैं। अब हम दूसरी बात ये बोले कि ये जितना पानी हटाया है, ये जैसे इतना डूबेगा तो पानी इतना उठ जाएगा हल्का। ऐसे देखो, ये अगर इस चीज को ऐसे पानी में ऐसे डुबाए तो पानी हल्का अपने लेयर से उठ जाएगा। ठीक है, बाल्टी में कभी कोई चीज डुबा के देखना, हाथी अपना घुसा के देखो तो बाल्टी का लेयर पानी ऊपर बढ़ जाता है। मतलब जो हम वस्तु, जो उसमें ठोस वस्तु डाल रहे हैं उतना ही वो पानी हटा रहा है। उस पानी जो हटा रहा है उसका जो गुरुत्व केंद्र होगा उसी पे वो बल पड़ता है। ठीक है, अब इसी से लिंक्ड हो गया मेरा आर्किमिडीज का सिद्धांत यानी कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल। क्या वो नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब भी हम कोई चीज को डुबाते हैं पानी में या किसी द्रव्य में तो वो उतना पानी हटाता है। कोई चीज को अगर हम पानी में डाले, पानी से लेते हैं द्रव्य, मान लो एक पानी पकड़ लो, तो पानी में हम कोई भी चीज डुबा रहे हैं,
तो वो डाल रहे हैं, डुबा रहे हैं, रख रहे हैं, तो वो अपने कुछ पानी हटा रहा है। अगर वो पानी जितना वो हटा रहा है उसका भार उस वस्तु के भार से ज्यादा होगा, मतलब कि अगर हम ये चीज डालें, इसका 1 किलो वजन है और जितना ये पानी हटाया वो 1.25 किलो है, 1.25 किलो पानी ये डिस्प्लेस कर रहा है अपने से, तो ये चीज जो है वो तैरने लगेगा। अगर ये चीज, अगर जो भी वस्तु को हम द्रव्य में डाल रहे हैं, पानी जहां पे कि मान रहे हैं, तो अगर किसी वस्तु को हम पानी में डाल रहे हैं, वो वस्तु 1 किलो का है, अपने भार से अगर कम भार जितना पानी वो हटाया तो वो वस्तु जो है वो क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। और अगर अपने भार के बराबर भार जितना पानी हटाया तो वो वहीं पे रहेगा जहां पे हम उसको छोड़े हैं। एक बार फिर से समझाते हैं। किसी भी चीज को हम पानी या द्रव्य में डाल रहे हैं, कोई भी चीज हम पानी या द्रव्य में डालेंगे तो वो उतना पानी हटा देगा, मतलब उतना पानी बढ़ा देगा ना। हटा देगा मतलब क्या, हटा के कहीं और नहीं फेंक देगा, उसी जगह उतना पानी बढ़ जाएगा, कुछ पानी को डिस्प्लेस करेगा। वो जितना पानी हटा रहा है उस पानी का कुछ बल होगा, या जो भी द्रव्य है, मान लो हम यहाँ पानी ले रहे हैं, किसी द्रव्य में डुबा रहे हैं, किसी भी चीज को डाल रहे हैं, तो उतना द्रव्य वो हटा रहा है, तो वो द्रव्य जो हटा रहा है उसका कुछ बल होगा। वो बल और जो हम वस्तु डालें उसका बल, इन दोनों का हम कंपैरिजन कर रहे हैं। अगर वस्तु का बल जितना वो द्रव्य हटाया है उससे अगर वस्तु का बल कम हुआ तो वस्तु जो है मेरा तैरने लगेगा। अगर वस्तु का बल जितना वो पानी या द्रव्य हटाया है उसके बल के बराबर हुआ तो जहां हम उस वस्तु को रखे हैं पानी या द्रव्य में उसी जगह रहेगा। और अगर वस्तु का बल, जो हम सामान डाल रहे हैं उसका जितना वो है वजन, वो अगर जितना पानी हटाया है उसके वजन से ज्यादा हो गया तो वो डूब जाएगा। ठीक है, इसी को हम लोग आर्किमिडीज का सिद्धांत बोलते हैं। तो हेडिंग डालो, आर्किमिडीज का सिद्धांत। अच्छा, वो जो तैर रहा है, ये जो हम बताए कि वस्तु के बल के कारण, वस्तु के वेट से अगर ज्यादा बल का पानी वो हटा दिया तो वो तैरने लगा। वो क्यों तैरने लगा, उस पर कौन सा बल, नीचे से कौन सा बल काम कर रहा है जिसके कारण वो तैर रहा है? अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं पिछला टॉपिक, अपथ्रस्ट फोर्स यानी कि उत्प्लावन बल जो है वही लग रहा है ना। हम क्या बोले थे, उत्प्लावन बल क्या होता है, किसी भी वस्तु को किसी द्रव्य में डालने पे उसकी भार में कमी महसूस होती है, वह भार में कमी को ही हम लोग उत्प्लावन बल या अपथ्रस्ट फोर्स बोलते हैं कि इसी के कारण भार में कमी हुआ। फिर एक यहां इंपॉर्टेंट बात बोले कि जितना वो पानी या द्रव्य हटाया है उसका जो गुरुत्व केंद्र होगा उसी जगह पे उत्प्लावन बल होगा। तो इसी से समझ जाना चाहिए कि जो हटा रहा है पानी या द्रव्य कोई वस्तु, उस पे जो उसके गुरुत्व केंद्र पे मेरा उत्प्लावन बल मिल रहा है। इसी उत्प्लावन बल को, कॉन्सेप्ट को आर्किमिडीज प्रिंसिपल और आगे बढ़ा दिया, तो बताया कि कोई भी चीज तैरता या डूबता क्यों है। तो अगर जो ज्यादा पानी, ज्यादा द्रव्य हटा दिया, अपने वजन से ज्यादा फोर्स का वो द्रव्य हटा दिया तो वो तैरने लगेगा, और अगर कम फोर्स का हटा पाया तो वो डूब जाएगा। लेकिन अगर वो तैर रहा है, ज्यादा पानी का हटा दिया तो उस पर कौन सा बल लग रहा है? एक्चुअली पानी नीचे से क्या डाल रहा है, उत्प्लावन बल डाल रहा है, जिसके कारण वो तैरने लग रहा है। और अगर कम पानी हटा पाए अपने वजन से तो उत्प्लावन बल एक लगेगा और वेट ऊपर लगेगा। ऐसे होता है। वस्तु को हम पानी में दबाए, डायग्राम से समझाते हैं। पानी में दबाए, ठीक है, वस्तु पे क्या काम कर रहा है, वेट काम कर रहा है, ठीक है, वस्तु का वेट है, वेट काम कर रहा है। क्या वेट हुआ, कुछ आर हुआ मतलब, ठीक है। नीचे से जो है मेरा वो क्या लग रहा है, उत्प्लावन बल लग रहा है, यानी कि अपथ्रस्ट फोर्स लग रहा है। अब हम बोल रहे हैं कि ये जो वस्तु है, ये जब पानी या द्रव्य में डाले तो मान लो इतना पानी हटा दिया, वो इतना पानी वो हटा दिया, तो इतना पानी का जो फोर्स है उस पे जो फोर्स लग रहा है, इसको हम लोग ऊपर की तरफ उतना पानी जो लगा रहा है वो क्या हो गया, अपथ्रस्ट फोर्स हो गया। और वस्तु का बल जो हो गया, मतलब वस्तु का वजन हो गया, वो क्या हो गया, वेट हो गया। अब इसी पे बोल रहे हैं कि अगर वेट जो है वो ज्यादा होगा फोर्स से तो वस्तु जो है मेरा डूब जाएगा। अगर वेट जो है मेरा फोर्स से कम हुआ तो वस्तु जो है तैरने लगेगा। और वेट अगर फोर्स के बराबर हो गया तो जहां पे वस्तु को डालें वहीं पे रह जाएगा, ना तैरे, ना ऊपर आ जाएगा ना नीचे चला जाएगा। अब बात समझ में आया? क्यों? क्योंकि वो फोर्स के अगेंस्ट कर रहा है ना। तो अगर ये चीज ज्यादा हो गया, ये ऊपर करने वाला बल ज्यादा हो गया, इसमें इस डायग्राम में क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, मतलब ये जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, इस पे, इस ऊपर की तरफ जो बल लग रहा है, उत्प्लावन बल जो लग रहा है, वो वजन से ज्यादा है, वजन उसको नीचे धकेल रहा है, उत्प्लावन बल ऊपर बोल रहा है।
तो अगर फोर्स ज्यादा हो जाएगा यानी कि उत्प्लावन बल ज्यादा हो जाएगा तो उसका वजन को वो क्या कर देगा, काउंटर करके ऊपर ले आएगा। बात समझ में आ रहा है ये बात? तो फिर से बोलते हैं ये बात को। फ्रेश डायग्राम में देखो, ये मेरा वस्तु डाल दिए, ठीक है। यहाँ पे वस्तु का अपना भार जो है mg, वेट इक्वल टू mg, उसका अपना भार हो गया। यहां तक क्लियर है? वस्तु को जब पानी में डाले तो उस पर एक बल लग रहा है ऊपर की तरफ, उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, उत्प्लावन बल या अपथ्रस्ट फोर्स। यहां तक सबको क्लियर है? कोई डाउट है यहां तक? नहीं। अब हम क्या बोल रहे हैं कि अगर ये जो है फोर्स, ये जो उत्प्लावन बल है, ये अगर उसके वजन से ज्यादा हुआ तो क्या होगा? अगर कोई चीज कोई हमको नीचे धक्का, ऐसे देखो, कोई हमको इधर धक्का दे रहा है, कोई हमको इधर धक्का दे रहा है, ठीक है। जो उधर से धक्का दे रहा है वो ज्यादा धक्का दे रहा है, तो हम अपने आप ऐसा घिसकने लगेंगे उधर। हम इस कॉपी को इस हाथ से बाएं हाथ से धक्का दे रहे हैं, दाएं हाथ से, लेकिन हम दाएं हाथ से ज्यादा धक्का दे रहे हैं तो कॉपी क्या होने लगेगा, बाएं तरफ जाने लगेगा। वैसे ही इस वस्तु पे नीचे की तरफ क्या बल आ रहा है, उसका भार आ रहा है, और ऊपर की तरफ उसको कौन भेज रहा है, उत्प्लावन बल। तो यही बात बोले ना, अगर उत्प्लावन बल वस्तु के भार से अगर ज्यादा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, वस्तु जो है ऊपर तैरने लगेगा। यही बात समझा रहे हैं ना। अब ये उत्प्लावन बल किस बेसिस पे काम करता है कि जितना वस्तु पानी हटाया, जितना द्रव हटाया अपने वजन को डूबने से, जितना पानी हटाया उतने ही के बराबर ये उत्प्लावन बल होता है। बस यही बात बोले थे एक एक्स्ट्रा। बाकी तो समझ में आ रहा है ना कि ज्यादा फोर्स रहेगा तो ऊपर रहेगा, अगर फोर्स बल कम रहेगा, अगर ये छोटा रहेगा और वेट वाला एरो ज्यादा रहेगा तो वस्तु क्या होगा, नीचे डूब जाएगा। और दोनों अगर बराबर रहेगा, दोनों बराबर रहेगा मतलब अगर दोनों बायां और दाएं हाथ वाला सेम रहा तो क्या हो गया, उसी जगह रहेगा। तो वही बात बोल रहे हैं तब से। समझ में आया बस सर? तो इसमें लिखो, जब कोई वस्तु किसी द्रव्य में, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीत होती है, उसके भार में कमी प्रतीत होती है। फुल स्टॉप। भार में यह आभासी कमी, भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। अब तुम लोग बताओ हमको, ये जो है अपथ्रस्ट फोर्स या उत्प्लावन बल जो है, ये फोर्स जो है, ये F, ये किसके बराबर है, किसके बराबर है, हटाए गए द्रव के भार के बराबर है। मतलब वस्तु डालने से जितना द्रव हटा रहे, अगर ये वस्तु डाले तो ये इतना द्रव हटाया, ठीक है। तो ये वस्तु डालने पे जितना द्रव हटाएगा उसके भार के बराबर ही ये फोर्स, उत्प्लावन बल होता है, यानी कि अपथ्रस्ट फोर्स होता है। बस यही बात एक एक्स्ट्रा बोला गया है इसमें। बाकी बात तो पीछे भी हम बोले थे कि भाई कोई भी वस्तु को पानी में डाल रहे हैं तो उसपे एक उत्प्लावन बल बन रहा है। वो उत्प्लावन बल किसके बराबर होता है, वो वस्तु डालने पे जितना पानी वो हटा रहा है, जितना द्रव्य वो हटा रहा है, उस द्रव का जो भार होगा उसी के बराबर उस पे उत्प्लावन बल पड़ता है। बस इतना सा बात।
ठीक है, इतने से बात से ही अब पता चल जाएगा कि हमको कि वस्तु डूबेगा कि वस्तु तैरेगा। वस्तु का अपना वजन और वस्तु जो पानी या द्रव्य हटाया है उसका वजन, इन दोनों को क्या करना है, इन दोनों को मापना है और इन दोनों को कंपेयर करना है। ये अगर ज्यादा है, मतलब वस्तु का भार अगर ज्यादा है, उत्प्लावन बल कम है, तो वस्तु मेरा क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। उत्प्लावन बल जो है वो अगर ज्यादा है और वस्तु का भार कम है, तो वस्तु जो है वो तैर जाएगा। बात समझ है? और ये उत्प्लावन बल किसके कारण है, वस्तु जो द्रव्य हटाया उसके भार के बराबर है। कोई भी वस्तु को जब डालते हैं किसी द्रव्य में, मान लो कि ये कॉपी को हम पानी में डाल दिए, तो ये कॉपी अब कुछ पानी हटाएगा, उस पानी का भार और इस कॉपी का भार दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। बात समझ में आ गया प्रैक्टिकल से? ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालो, प्लवन का सिद्धांत, यानी कि फ्लोटिंग, लॉज ऑफ फ्लोटिंग, प्लवन का सिद्धांत। इसी आर्किमिडीज प्रिंसिपल से ही फ्लोटिंग का प्रिंसिपल निकल जाएगा तुम्हारा, फ्लोटिंग का लॉ। किसी द्रव में स्थित ठोस वस्तु, किसी द्रव में स्थित ठोस वस्तु पर निम्न दो बल कार्य करते हैं, पर निम्न दो बल कार्य करते हैं। क्या दो बल कार्य करता है, कोई बताओ? उत्प्लावन बल एक और दूसरा गुरुत्वाकर्षण बल, यानी कि उसका वस्तु का भार। ठीक है, तो पहला लिखो, नंबर 1, वस्तु का भार कैपिटल W, वस्तु का भार कैपिटल W जो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य करता है, जो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य करता है। दूसरा लिखो, द्रव का वस्तु पर, द्रव का वस्तु पर द्रव का वस्तु पर उत्प्रेक्ष कैपिटल F जो ऊर्ध्वाधर दिशा में, जो ऊर्ध्वाधर दिशा में क्या होगा, ऊपर की ओर या नीचे की ओर कार्य करता है, ऊपर की ओर, वेरी गुड, ऊपर की ओर कार्य करता है। मतलब ये देख लो, W जो है ऐसे नीचे की ओर और उत्प्रेक्ष जो है वो ऊपर की ओर, उत्क्षेप, वेट जो है वो नीचे की ओर और अपथ्रस्ट जो है वो ऊपर की ओर। ठीक है, द्रव का वस्तु पे उत्प्रेक्ष उत्क्षेप F जो ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, उत्क्षेप F का मान, उत्क्षेप F का मान वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है, द्रव के भार के बराबर होता है। ठीक है, अब 3 पॉइंट लिखो कि कब डूबेगा कब होगा। यदि, पहला है यदि, ये ऐसे करके W ग्रेटर देन F ऐसे साइन में लिखना,
तो इस दिशा में परिमाणी बल W माइनस एफ तो इस दिशा में परिमाणी बल, परिमाणी बल मतलब टोटल बल कितना होगा, एक ऊपर की ओर है एक नीचे की ओर है, दोनों सदिश है, तो क्या होगा, एक में से दूसरे को घटाएंगे, मतलब W माइनस एफ। तो इस दशा में परिमाणी बल ब्रैकेट में W माइनस एफ क्या होगा, नीचे की ओर या ऊपर की ओर कार्य करेगा, नीचे की ओर कार्य करेगा। क्यों नीचे की ओर क्यों करेगा, वेट ज्यादा है, W ज्यादा है, यही ना, W नीचे की ओर कर रहा है, F ऊपर की ओर कर रहा है, W माइनस एफ, और बोल रहे हैं कि W ज्यादा है, तो ऑब्वियसली टोटल सम क्या होगा, नीचे की ओर होगा। समझ में आ रहा है ना सबको, तो वो डूब जाएगा वैसे केस में। यदि W इज ग्रेटर देन F कॉमा, तो इस दशा में परिमाणी बल W माइनस एफ नीचे की ओर कार्य करेगा, अतः वस्तु द्रव में डूब जाएगी, अतः वस्तु द्रव में डूब जाएगी। ठीक है, यहां तक क्लियर है। नंबर 2, यदि W इज इक्वल टू एफ, नंबर 2 W इक्वल टू एफ, ऐसे करके, ठीक है। तो इस दशा में वस्तु द्रव में, तो इस दशा में वस्तु द्रव में जहां होगी वही तैरती रहेगी, जहां होगी वहीं तैरती रहेगी। नंबर 3, W लेस देन एफ, ऐसे करके W लेस देन एफ, ये ठीक है। थर्ड वाले कंडीशन में क्या होगा, ठहरेगा, हाँ, सेकंड वाले में वही रह जाएगा ना, अगर बराबर हो गया तो नेट बल क्या हो जाएगा, वही जीरो हो गया ना। समझिए क्या, वो नहीं समझ में आया, पहले वाले में हम क्या बोल रहे हैं कि W ज्यादा है, एक मिनट देखो इधर देखो, W ज्यादा है मतलब नीचे W कर रहा है और F जो है वो ऊपर कर रहा है, ये नीचे वाला ज्यादा है तो क्या होगा, नीचे जाएगा, ये जो है ज्यादा है और ये कम है तो ये ऊपर कम ले रहा है, F कम है ऊपर और नीचे के तो W ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है टोटल सम जो है वो नीचे की ओर होगा तो डूब जाएगा। दूसरे केस में क्या बोले, दोनों बराबर हो गया तो जहां छोड़ेंगे वहीं रह जाएगा, और तीसरे केस में क्या हो गया, F अगर ज्यादा ऊपर ज्यादा जोर से खींच रहा है और नीचे कम जोर से जा रहा है तो ऊपर तैरने लगेगा। तो तीसरा, यदि W इज लेस देन F कॉमा, इस दशा में वस्तु, तो इस दशा में वस्तु स्वतंत्र छोड़ देने पर, स्वतंत्र छोड़ देने पर ऊपर की ओर उठने लगेगी। ठीक है, अब ये बात बताओ कि किसी द्रव का घनत्व कितना है, उस पर भी तो डिपेंड करेगा कि वो चीज तैर रहा है या डूब रहा है या कितना डूब रहा है। अगर तैर रहा है, मान लो कोई चीज तैर भी रहा है तो वो हल्का डूबा हो सकता है, मान लो जैसे ये वाटर का लेवल है, मान लो ये द्रव का लेवल है, तो हो सकता है तैर रहा ऐसे तैर रहा हो सकता है ऐसे तैर रहा हो सकता है ऐसे तैर रहा हो, इस केस में भी तो वो तैर रहा है ना। जैसे बर्फ जो होता है पानी में, सी वाटर में जो बर्फ होता है तैरता है, वो भी तो तैर ही रहा है, लेकिन उसमें क्या होता है 1/9 जो होता है वो खाली ऊपर रहता है और बाकी जो है नीचे रहता है, 1/10 ऊपर रहता है और कई जगह 1/9 लिखता है, कई 1/10 रखता है, उतना ही पार्ट ऊपर रहता है, बचा हुआ पार्ट जो है, बचा हुआ 8 पार्ट या 9 पार्ट जो है वो पानी के नीचे रहता है। तो ये किस चीज पे डिपेंड कर रहा है,
एक तो जो वस्तु है उसके भार पे तो डिपेंड कर ही रहा है, उसके अलावा जो द्रव्य है उसका क्या घनत्व है, उसका क्या डेंसिटी है, उस पर भी तो डिपेंड करेगा। अगर ज्यादा घनत्व वाला होगा तो वो ज्यादा ऊपर तैर पाएगा, क्योंकि उसमें से क्या है, नीचे अपथ्रस्ट फोर्स, उसमें उत्प्लावन बल क्या होगा, ज्यादा होगा। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले देखे थे, इसमें देखे थे कि अगर किसी चीज का घनत्व ज्यादा है तो उसका क्या है, मास ज्यादा हुआ। अगर सेम वॉल्यूम में बात कर रहे हैं तो उसका क्या हो जाएगा, उसका ज्यादा मास ज्यादा हो जाएगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, अपथ्रस्ट जो है वो क्या हो जाएगा, उत्प्लावन जो है वो क्या हो जाएगा, वो ज्यादा हो जाएगा। तो अगर ज्यादा घनत्व वाला लिक्विड में है तो उसमें ज्यादा ऊंचा तैरेगा, और कम वाले घनत्व वाले लिक्विड में तो उसमें या तो डूब जाएगा या थोड़ा ज्यादा डूबा रहेगा, मतलब कम ऊंचा तैरेगा। ये बात समझ में आ रहा है, घनत्व पे क्यों डिपेंड कर रहा है, क्योंकि घनत्व से डायरेक्ट यहाँ द्रव्यमान से डिपेंड कर रहा है। ज्यादा घनत्व है मतलब उतने ही वॉल्यूम में उसमें ज्यादा द्रव्यमान है। ये बात क्लियर है ना। अगर किसी चीज का घनत्व ज्यादा है और इसको अगर हम कांस्टेंट मान लिए, वॉल्यूम को कांस्टेंट मान लिए, इसका मतलब क्या है कि उसका द्रव्यमान जो है वो भी ज्यादा होगा। मतलब क्या हुआ कि इतना वॉल्यूम है, मान लो इतना वॉल्यूम में कोई ज्यादा घनत्व वाला चीज है तो उसका जो घन ये है मास जो है उसमें जो द्रव्यमान है वो ज्यादा होगा। और कम घनत्व वाला चीज है मतलब उतने ही वॉल्यूम में अगर कम घनत्व है तो उसका द्रव्यमान कम है, तभी तो उसका घनत्व ज्यादा है। इस फॉर्मूला से तो दिख रहा है। तो इसीलिए अगर ज्यादा घनत्व वाले चीजों में डुबाएंगे तो उसमें क्योंकि नीचे से द्रव्यमान ज्यादा है तो वो ज्यादा अपथ्रस्ट फोर्स डालेगा, ज्यादा उत्प्लावन बल डालेगा, इसके कारण वो ज्यादा तैरेगा उसमें। ठीक है, तो कोई भी चीज कितना डूबेगा या कितना नहीं डूबेगा वो तो मेरे जो चीज डालना है उसके घनत्व पे तो कर ही रहा है डिपेंड, साथ में जिस द्रव्य में डालना है उसके घनत्व पे भी डिपेंड कर रहा है ना। जिस द्रव में डाल रहे हैं उस द्रव के भी घनत्व पे डिपेंड कर रहा है ना। अभी हम लोग देखें ना, क्योंकि उसी के हिसाब से वो अपथ्रस्ट फोर्स या डालेगा। हाँ, घनत्व पे डिपेंड करेगा। भार तो अगर हम ज्यादा ले लेंगे तो उसका भार बढ़ जाएगा। मान लो समुद्र का पानी है, ठीक है, समुद्र के पानी में हम कुछ गिरा रहे हैं तो उसमें भार कैसे नापोगी, वो तो पानी का घनत्व के सेंस में हम देखेंगे ना कि इस पानी का, समुद्र के पानी, मान लो नदी में कोई शिप चल रहा है, वही शिप अब समुद्र में चला गया तो नदी में वो थोड़ा नीचे चल रहा था और समुद्र में हल्का ऊंचा हो जाता है। क्यों, क्योंकि भार के सेंस में नहीं ना, पानी जो भार है उस सेंस में थोड़े देखते हैं कि उसका घनत्व सेंस में देखेंगे कि उतने ही वॉल्यूम में कितना उसमें मास ज्यादा, उसमें क्या है, नमक वगैरह ज्यादा होता है, बहुत सारा मिनरल्स होता है, सिर्फ नमक नहीं बहुत सारा मिनरल होता है समुद्री के पानी में, तो उसका क्या हो जाता है, द्रव्यमान बढ़ गया, उतने ही पानी का द्रव्यमान बढ़ गया मतलब उसका घनत्व बढ़ गया। एक स्पेसिफिक वाटर अगर देखें जितना पानी वो घिसका रहा है, कोई भी शिप तैरता है, कैसे तैरता है कि वो तैर रहा है, अगर इस पे आएंगे हम लोग, क्वेश्चन में भी आएंगे, वो अपने वजन से ज्यादा वजन का पानी अगर वो हटा दिया इसका मतलब वो तैरने लगेगा। कौन से बात के कारण, इस वाले बात के कारण हम बताएं अभी तुरंत, ये अभी हम लोग बताएं कि अगर ऐसे केस में अपथ्रस्ट फोर्स या उत्प्लावन बल उस केस में क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। जितना हम पानी, जितना मेरा वजन है जहाज का, उसके ज्यादा वजन का अगर पानी हम हटा दें तो उसमें उससे ज्यादा वजन का एफ लग रहा है, एफ नीचे से ऊपर की तरफ लग रहा है और डब्ल्यू जो है वो नीचे की तरफ, एफ ज्यादा हो गया मतलब वो तैरने लगता है जहाज। इस पे फिर से आएंगे हम लोग, इस बात पे क्वेश्चन में फिर से इस चीज को हम समझाएंगे। पहले ये बात समझ में आया कि किसी चीज का भी, किसी भी द्रव्य का जो घनत्व है उस पे भी डिपेंड करेगा कि मेरा जो सामान, जो भी ठोस जो है, अगर किसी द्रव्य में हम डाल रहे हैं वो द्रव्य में कितना डूबेगा, ये डिपेंड किस चीज पे पड़ रहा है, नीचे से जो मेरे ऊपर उत्प्लावन बल आ रहा है, उत्प्लावन बल जो है वो मेरा किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि उसके घनत्व पे, द्रव के भी घनत्व पे डिपेंड कर रहा है और मेरे घनत्व पे तो करेगा ही कि मेरा कितना मास बाई वॉल्यूम है। ठीक है, तो इसमें लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, किसी ठोस का कितना भाग, ये बात समझ में आया सबको, पहले एक बार पहले लिखवाते हैं फिर बोलना, किसी ठोस का कितना भाग किसी द्रव में डूबेगा किसी ठोस का कितना भाग किसी द्रव में डूबेगा
कॉमा यह द्रव तथा ठोस के यह द्रव तथा ठोस के अपेक्षिक घनत्व पर निर्भर करता है। अपेक्षिक घनत्व पर निर्भर करता है। फुल स्टॉप। इसकी गणना निम्न संबंध द्वारा की जा सकती है। निम्न संबंध द्वारा की जा सकती है। इसको फॉर्मूला में लिखो। ठोस के डूबे भाग का आयतन, फॉर्मूला में लिखना नीचे नया लाइन में, ठोस के डूबे भाग का आयतन डिवाइडेड बाय ठोस का कुल आयतन। ठोस के डूबे भाग का आयतन, ठोस के डूबे भाग का आयतन डिवाइडेड बाय ठोस का कुल आयतन। ठीक है, ऐसे करके लिखना फॉर्मूला में, इक्वल टू ठोस का घनत्व डिवाइडेड बाय द्रव का घनत्व। ठोस के डूबे भाग का आयतन डिवाइडेड बाय ठोस का कुल आयतन इक्वल टू ठोस का घनत्व डिवाइडेड बाय द्रव का घनत्व। ठीक है, अब इस फॉर्मूला से देखो कि अगर द्रव का घनत्व बढ़ जाएगा, नीचे से अगर बढ़ जाएगा, तो ये रेशियो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये है तुम्हारा डूबे भाग का आयतन डिवाइडेड बाय कुल आयतन इक्वल टू ठोस का घनत्व डिवाइडेड बाय द्रव का घनत्व। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन करो तो। पहले लिखो वर्षा की बूंदे वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण, वर्षा की बूंदें की गोलाकार आकृति का कारण क्या होगा? भेज तनाव। वेरी गुड। अच्छा, इस फॉर्मूला से तुम लोग बताओ कि अगर अधिक घनत्व वाला द्रव होगा तो ठोस का कम भाग डूबेगा कि ज्यादा भाग डूबेगा? अगर अधिक घनत्व वाला द्रव्य हुआ तो मेरा ठोस ज्यादा डूबेगा या कम डूबेगा? कम डूबेगा। अगर अधिक घनत्व वाला द्रव हुआ तो ठोस का भाग जो है वो डूबे हुए ठोस का आयतन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर नीचे का चीज ज्यादा होता है तो ऊपर का चीज क्या हो जाता है? कम हो जाता है ना। रेशियो मतलब सिंपल, अगर x इक्वल टू वाई बाई जेड है, अगर तो अगर z ज्यादा है मतलब इसका मतलब क्या हुआ? x जो है वो कम हो जाएगा।
यही तो फॉर्मूला से बोले थे, और यही बात तब से समझा रहे थे पीछे से कि वैसे ही जो जहाज जो है पानी से अगर, नदी के पानी से अगर जहाज जो है वो समुद्र के पानी में जाएगा तो हल्का उठ जाएगा, क्योंकि वो कम डूबेगा, क्योंकि उस पर उत्प्लावन बल ज्यादा लगेगा। अगर ज्यादा घनत्व वाला लिक्विड है तो उस पर उत्प्लावन बल वो ज्यादा देगा। क्यों क्यों देगा, उसका भी वो रीजन है, क्योंकि उत्प्लावन बल क्यों क्या बराबर बोल रहे थे, उत्प्लावन बल बराबर हो रहा था जितना वो द्रव हटा रहा है, वो वस्तु जितना द्रव हटा रहा है उसके भार के बराबर। उसका भार मतलब क्या हो जाएगा, m इंटू जी। किसी चीज का अगर डेंसिटी ज्यादा है, मतलब उसका अगर डेंसिटी अगर किसी चीज का, यानी कि किसी चीज का घनत्व अगर ज्यादा है तो डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। अगर ये चीज ज्यादा है मतलब क्या हो गया, मास ज्यादा है, वो मास ज्यादा है तो वो यहाँ पे फॉर्मूला में m ज्यादा हो जाएगा, तो m ज्यादा होगा तो f ज्यादा हो जाएगा। ये दोनों फॉर्मूला लिंक कर पा रहे हो तुम लोग की ज्यादा हो रहा है ये बात, ये नहीं हो पा रहा है, तुमको समझ में आया? बताओ ये चीज हम क्या बोले, किसी द्रव का अगर घनत्व ज्यादा है तो उसमें क्या ज्यादा है, इसका मतलब नहीं, बगल वाले बताओ, मास ज्यादा है, मास ज्यादा है तो उत्प्लावन बल क्यों ज्यादा होगा, उत्प्लावन बल इज इक्वल टू क्या हो गया, घबराओ मत, आराम से बताओ, कोई टेंशन नहीं है। उत्प्लावन बल हम लोग क्या बोल रहे हैं कि कोई भी वस्तु पे कितना उत्प्लावन बल लगता है, वो वस्तु जितना द्रव हटाया है उसके भार जितना लगता है। तो वो जो द्रव हटाया है उसका क्या हो जाएगा, उस द्रव का जो है हम लोग मास लेंगे इंटू जी करेंगे, यही तो उसका भार हो जाएगा। तो ये मास जो है अगर ज्यादा होगा तो ये क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ज्यादा होगा, ये मतलब इसी डब्ल्यू को तो हम लोग एफ बोल रहे हैं, है ना? समझ में आ रहा है ये चीज? बार बार ब्लैंक फेसेस मिल रहा है, कोई कॉन्फिडेंटली बोल सकता है कि हमको समझ में आ गया ये पार्ट? बताओ क्या समझ में आया? किसी द्रव का अगर घनत्व ज्यादा है तो उस पर उत्प्लावन बल उसमें क्यों ज्यादा लगेगा, ये क्वेश्चन। क्योंकि उसका मास ज्यादा होगा, उसका मास ज्यादा होगा तो उससे उत्प्लावन बल कैसे ज्यादा हो रहा है, उत्प्लावन बल बराबर क्या होता है, हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। हटाए गए द्रव का भार मतलब हटाए गए द्रव का मास इंटू जी। हटाए गए द्रव का मास जो है m जो है वो क्या है, द्रव के मास बराबर है, और द्रव का मास ज्यादा है अगर उसका डेंसिटी ज्यादा है, तो इसीलिए अगर डेंसिटी ज्यादा है तो उसका मास ज्यादा हो जाएगा, उसमें उतने ही वॉल्यूम में उसका मास ज्यादा हो जाएगा। मास ज्यादा हो जाएगा इसका मतलब उस पर उसका वेट ज्यादा हो जाएगा, उसका वेट ज्यादा हो जाएगा मतलब जो हटाया गया द्रव है उसका वेट ज्यादा हो गया, उसका वेट ज्यादा हो गया, इसका मतलब अपथ्रस्ट फोर्स यानी कि उत्प्लावन जो है वो ज्यादा हो गया। ये लॉजिक है पूरा, ठीक है? अब आई होप सब अच्छे से समझ में आ रहा होगा सबको। एक बार फिर से अगर कंफ्यूजन होगा तो हमसे फिर से क्लास के बाद भी पूछना, या अभी भी डाउट है तो बताओ। नेक्स्ट लिखो तेल जल के, हाँ, तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि, तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि, बताओ, ये बताए थे एडहेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स। तो वही तेल का तल तनाव पानी से कम है, तेल का तल तनाव पानी से कम है। असंजक और ससंजक वाला जो समझाए थे उसमें हम लोग ये पॉइंट समझाए थे ना कि कैसे तेल तेल के बीच जो असंजक बल होता है, ससंजक बल होता है, वो तेल और पानी के असंजक बल से कम होता है, और पानी पानी के बीच का जो ससंजक बल होता है वो तेल और पानी के असंजक बल से ज्यादा होता है। तो इसीलिए अगर हम तेल के पृष्ठ पे पानी को डालेंगे तो पानी सिकुड़ जाएगा, लेकिन अगर पानी के पृष्ठ पे तेल को डालेंगे तो तेल के मॉलिक्यूल को चारों बगल से वो खींच लेगा, तो वो फैला देगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, मिट्टी का तेल
पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि घनत्व के सेंस में बताना है, किसका घनत्व ज्यादा है? मिट्टी के तेल का घनत्व ज्यादा है। और कोई आंसर? पानी का घनत्व ज्यादा है ना। अगर मिट्टी के तेल का घनत्व ज्यादा है मतलब क्या हो गया, वो डूब जाएगा, उसमें मास ज्यादा है। किसी चीज में द्रव्यमान ज्यादा है तो वो ज्यादा भारी हो गया ना, तो वो तो डूब जाएगा। उसका घनत्व कम होगा तब ना वो ऊपर तैरेगा। तो मिट्टी के तेल का घनत्व कम है, तो इसमें लिखो क्योंकि उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। क्योंकि उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। ये पानी का बुलबुला है, ये छोटा बुलबुला और ये बड़ा बुलबुला आकर अगर आपस में सट जाए तो क्या होगा? क्वेश्चन यही है। क्वेश्चन लिखो, यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए, तो क्या घटित होगा? एक बड़ा होगा एक छोटा होगा या दोनों सेम रहेगा? कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा? ये इसी में से आंसर है। फोड़ना नहीं है, मतलब एक को बड़ा करना है एक को छोटा करना है, तो कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा? बताओ। छोटा गोला बड़ा हो जाएगा, छोटा गोला छोटा हो जाएगा, बड़ा गोला बड़ा हो जाएगा, बड़ा गोला छोटा हो जाएगा, ऐसा करके ऑप्शन हम तुमको बता देते हैं, तब लिखना मत। दोनों बुलबुलों का आकार वही रहेगा। दूसरा ऑप्शन, छोटा बुलबुला और छोटा हो जाएगा और बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन, समान आकार प्राप्त करने के लिए छोटा बुलबुला बड़ा व बड़ा बुलबुला छोटा हो जाएगा, मतलब दोनों एक जैसा हो जाएगा फाइनली। और चौथा ऑप्शन है, दोनों बुलबुला संपर्क में आते साथ फट जाएंगे वाला भी ऑप्शन था। कौन छोटा? छोटा और छोटा हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा। या इधर से कोई बोल रहा था कि छोटा जो है वो बड़ा हो जाएगा, बड़ा जो है छोटा हो जाएगा और दोनों समान आकार का हो जाएगा। छोटा वाला और छोटा हो जाएगा, बड़ा वाला और बड़ा हो जाएगा। क्यों? ऐसा क्यों होगा? किसी भी बुलबुला के अंदर क्या है? दाब है, एयर प्रेशर है या दाब है। दाब का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स बाय एरिया, मतलब बल डिवाइडेड बाय एरिया। यहां पे जो दाब है वो एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर के टर्म में होगा। किसी सर्कल का एरिया जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाएगा नीचे। ये चीज समझ में आ रहा है? दाब जो है वो बल बाई एरिया होता है, ठीक है। एरिया जो है वो 4 बाई क्यूब का क्या होता है? एरिया 4/3 पाई आर क्यूब होता है क्या? किसी क्यूब बोल रहे हैं, सॉरी, स्फेयर का एरिया क्या होता है? 4/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच क्या होगा? कि पाई आर क्यूब होता है।
किसी स्फेयर का जो है वो एरिया क्या हो जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पहले तो पाई आर क्यूब हो जाएगा। ये पता होना चाहिए। ये एरिया आई थिंक 4/3 पाई आर स्क्वायर, ये हमको एक बार चेक करना पड़ेगा। एनीवे मेरा पॉइंट, माय पॉइंट बीइंग कि जो भी होगा वो आर के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि एरिया नीचे है तो आर के नीचे होगा। तो मतलब छोटा वाले गोला का आर क्या है, कम है, त्रिज्या आर मतलब त्रिज्या हो गया, तो छोटा वाले गोला का त्रिज्या कम है, आर कम है, तो ये कम है मतलब उसमें प्रेशर जो है वो ज्यादा है। और बड़ा वाला गोला का जो है आर, R1 मान लो, R2 मान लो, R2 जो है वो बड़ा है R1 से, ठीक है, R2 बड़ा है, मतलब अगर नीचे वाला चीज अगर नीचे वाला चीज अगर ज्यादा बड़ा है तो ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब P2 जो है वो कम हो जाएगा और P1 जो है वो ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो इसमें प्रेशर ज्यादा है, इसमें दाब ज्यादा है और इसमें कम है, तो ज्यादा दाब से कम दाब की ओर जाएगा ना, तो मतलब छोटा वाला और छोटा होगा और बड़ा वाला और बड़ा हो जाएगा। ये समझ में आया? तो इसमें लिख लो, छोटा बुलबुला और छोटा, बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। एरिया, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर ही होता है। ये तुम लोग को मैथ्स, अभी मैथ्स भी तो तुम लोग को करना है, मैथ्स में नहीं पढ़े हो ये। और इसका हम सही बोल रहे थे 4/3 पाई आर क्यूब, हम इससे कंफ्यूज हो रहे थे। वॉल्यूम जो होता है स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब होता है और एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर स्फीयर का। तो इसीलिए प्रेशर इज इक्वल टू क्या बोल रहे थे, फोर्स बाई एरिया। तो मतलब नीचे आर है, नीचे आर है मतलब जिसका आर कम है उसका दाब जो है वो ज्यादा होगा, है ना, क्योंकि नीचे वाला चीज अगर कम है तो ऊपर वाला चीज क्या हो जाएगा, दूसरे साइड वो ज्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए दाब यानी कि प्रेशर ज्यादा हो गया छोटे वाले बुलबुले में, और बड़े वाले बुलबुले का आर ज्यादा है मतलब उसमें प्रेशर कम हो गया। तो क्या हो गया, ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की ओर जाता है ना हवा, तो ज्यादा प्रेशर छोटे वाले में, तो छोटे वाले से हवा और बड़े वाले में जाएगा, तो छोटा वाला क्या होता जाएगा, और छोटा होता जाएगा, और बड़ा वाला जो है वो और बड़ा होते जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन और बचा है, नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे हम लोग। के बाद एक आध टॉपिक और बचा है, जैसे मैग्नेटिज्म जो है थोड़ा वो करवा लेंगे हम लोग, ठीक है, चुंबक से रिलेटेड, पैरामैग्नेटिज्म, डाईमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, ये सब करवा लेंगे। और थोड़ा सा कंप्यूटर वाला कर लेंगे हम लोग, कंप्यूटर वाला से भी बेसिक एकदम कॉन्सेप्ट जिससे क्वेश्चंस आता है। ये दाब के सिद्धांत पे काम करता है ना, प्रेशर वाला जो हम लोग लिखवाए थे ना, दाब प्रेशर इज इक्वल टू F/A, तो इसी सिद्धांत पे काम करता है कि छोटे वाले बुलबुले में दाब ज्यादा है, दोनों को एक पाइप से कनेक्ट कर दिए, तो इसमें अगर दाब ज्यादा है तो हमेशा ज्यादा दाब से कम दाब की ओर हवा जाता है। अगर यहाँ पे ज्यादा जोर से दबा रहे हैं और उधर कम दबाव है तो उधर हवा भागेगा ना, तो इसीलिए ज्यादा दाब जहां पे है वहां से कम दाब की ओर जा रहा है, तो इसी प्रिंसिपल, दाब वाले प्रिंसिपल पे काम कर रहा है बुलबुला वाला। ठीक है, और कोई डाउट किसी को? ठीक है, थैंक यू।